उसमें आपने मांगा भी क्या, तो 1 रुपया। मैंने वो 1 रुपया उठाया, अपने हाथ पे रखा और मैंने ऊपर देखा। मैंने कहा रब वाकई है। मैंने 1 रुपया मांगा कि मेरी इज्जत का सवाल है, सिर्फ मुझे 1 रुपया चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर उस बात की मुझे ये सज़ा दी कि मेरी अम्मी अब्बू का घर सेल किया, जो जेवर था थोड़ा बहुत वो, और हमें एक पार्क के अंदर छोड़ के, यानी कि आप समझ लें कि मुझे मेरे बच्चे समेत उन्होंने सेल कर दिया था और एक पार्क में छोड़ के वो चले गए। मैं जिस मेडिकल स्टोर पे सफाई करती थी ना, वहाँ पे बच्चे आए तो उन्होंने कहा हमने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक कर लिया। एक शोर, मैंने कहा मैट्रिक क्या होता है, मैंने भी करना है। इंग्लिश मुझे आ गई थी, वो मेडिसन के नाम पढ़ के, क्योंकि मैं सफाई करके फिर उनसे पूछती थी इस मेडिसन का क्या नाम है, तो वो मेरे माइंड में फीड हो गए थे नाम। लेकिन मैंने बुक्स आगे रखी हुई है, बच्चा पास है। आप बिलीव करें, मेरी स्टोरी वायरल होने के बाद मुझे इतनी कॉल्स आई, आप वही थी जो फलां पार्क में बैठ के पढ़ती होती थी, वही उस्मा तो नहीं है। और 1000 का नोट मैंने 1999 में देखा था ज़िंदगी में पहली बार। हमारे पास एक टूटा सा मोबाइल था, उसने कहा मामा इसके ऊपर ना आपने ना वीडियो बनानी है, मैं आपने बताना है कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 5 स्टार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून की कहानी कि जिसने आज माशरे के अंदर सब ख़वातीन को एक अच्छी राह भी दिखा दी और उसके साथ साथ ये भी साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, लेकिन अगर इंसान का फोकस उसकी मंजिल के ऊपर हो और अगर वो बाहिम्मत हो तो वो कभी भी हार नहीं मानता। ये एक ऐसी खातून की कहानी है कि जब उसे शौहर उसका 22 साल की उम्र में छोड़कर चला जाता है और पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा भी होता है, और वो ये भी नहीं जानती कि क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था, वो ये भी नहीं जानती कि मैंने अपनी सोसाइटी में लोगों को कैसे डील करना है। फिर कैसे ख्याल आता है कि उसके बाद वो मैट्रिक भी करती हैं, फिर FA भी करती हैं, फिर BCom भी करती हैं, MBA भी करती हैं, फिर MPhil भी करती हैं और 500 रुपये से अपना मेडिकल स्टोर भी चलाती हैं। लोगों के घरों में काम भी किया, स्कूलों के बाहर चीज़ें भी बेची, किताबों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे एप्लीकेशंस लिख के मदद भी मांगी, लेकिन किसी के कान के नीचे जूं तक ना रेंगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि आज अपनी फाउंडेशन भी चला रही हैं और बेसहारा ख़वातीन को सहारा देने की बात भी करती हैं। जहाँ बड़े बड़े लोग वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम करते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी NGOs ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर रैलीज़ निकालती हैं और कोई ना कोई सेमिनार मुनक्कद कर कर उसके बाद वो चली जाती हैं और उसके बाद भूल जाती हैं कि ख़वातीन के लिए क्या काम करना चाहिए। ये उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मुँह बोलता सबूत हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा, जिन्हें स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपने तो इतनी तारीफ़ें की हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपने उज़्मा, आप बेसिकली हमारी सोसाइटी का रियल हीरो हैं। आप वो हीरोज़ हैं कि जिन्हें शायद हमारे माशरे के अंदर सबको सरे फहरिस्त बताना चाहिए, सबके सामने लेकर आना चाहिए और आप रोल मॉडल्स बन सकते हैं। उज़्मा, सबसे पहले मैं आपकी स्टोरी की तरफ आती हूँ। उज़्मा 22 साल की है, पास एक बच्चा है और ये भी नहीं जानती कि मैं किस शहर में हूँ और मुझे किस जगह पे रखा गया है। शादी कैसे हुई थी और वो तमाम वाक़या क्या था? शादी मैडम मेरी हुई थी 2005 में, और जिनके साथ हुई वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स, LLB, और मैं थोड़ा बहुत बस कभी गए होंगे याद मुझे स्कूल, ये भी नहीं याद। तो उनके साथ शादी हो गई और उन्होंने कहा कि ये तो सोसाइटी में अब मैं इसको कहीं लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे उर्दू भी नहीं बोलना आता था। मुझे पता ही नहीं दुनिया कहाँ होती है, कहाँ गुजरती है, क्योंकि छोटी सी एज में हम गांव से लाहौर आए और फिर वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया फैक्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट अपने अब्बू के साथ मिलके। फिर 2005 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये तो अनपढ़ है और इसकी फैमिली भी सारे अनपढ़ हैं। मेरे छोटे छोटे 3 बहन भाई, सीधे साधे से लोग हैं जी, बिल्कुल सिंपल से लोग हैं और इनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं। हमने एक छोटा सा घर बनाया था, तकरीबन कोई 1.5 मरले का, वो भी उसने सेल कर दिया और मुझे आपके हस्बैंड ने सेल कर दिया? जी, मेरे अम्मी अब्बू का घर। उज़्मा, क्या वो ये नहीं जानते थे कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? शादी से पहले क्या जिस वक्त आपका रिश्ता हो रहा था उस वक्त उन्हें इस बात का इल्म नहीं था? नहीं, उस वक्त उन्होंने पूछा ही नहीं, हमने बताया ही नहीं, किसी ने रिश्ता करवाया और 1 साल मेरी उसके साथ एंगेजमेंट रही। 1 साल, उस 1 साल के अरसे में उन्हें ये भी जानने की तौफीक नहीं की कि उज़्मा आया पढ़ी लिखी भी हैं या नहीं है? नहीं, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी 2-4 मरतबा, क्योंकि उस टाइम इतने फ़ोन वगैरह नहीं होते थे और मेरे पास तो था ही नहीं। मेरे भाई के पास नंबर था तो कभी उनका फ़ोन आया कोई 1
2-3 दफ़ा बात हुई होगी। उन्होंने नहीं पूछा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ, और मेरे घर वालों ने भी नहीं पूछा कि वो कितना पढ़ा हुआ है। हालांकि वही पूछ लेते तो फिर भी थोड़ा बहुत इस तरह हो जाता कि ये ना रिश्ता होता जो भी था। जब मैं शादी करके गई हूँ तो फिर उसको पता चला कि मैं पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे पढ़ा दें कि कैसे पढ़ना है। तो वो आगे से हंस पड़े। लेकिन उन्होंने फिर उस बात की मुझे ये सज़ा दी कि मेरी अम्मी अब्बू का घर सेल किया, जो जेवर था थोड़ा बहुत वो, और हमें एक पार्क के अंदर छोड़ के, यानी कि आप समझ लें कि मुझे मेरे बच्चे समेत उन्होंने सेल कर दिया था और एक पार्क में छोड़ के वो चले गए थे। बच्चा कितने सालों का था? बच्चा मेरा था उस टाइम 1 साल 3 माह का। तो उज़मा, जब आपके वालिद की जमा पूंजी से बनाया गया घर चला गया जी, आपका जेवर चला गया, आपकी गोद में औलादे नरीना थी अभी, जिसने सही तरह से आंखें भी नहीं खोली थी, अपने बाप को भी ठीक से नहीं देखा था, जब वो इंसान आपको बेयारो मददगार छोड़ के चला गया, क्या कैफियत थी उस वक्त और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था आपकी तरफ? घर वालों की तरफ से मुझे ना एक ही ताना मिल रहा था कि आपके हस्बैंड ने ये किया। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो शादी हुई थी, मैं उनके साथ गई थी, लेकिन जब लड़की की शादी होती है ना तो वो पराई हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा तो 1 हफ़्ता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि हुआ क्या, ना मुझे रात को नींद ना सुबह, मुझे समझ नहीं और आती एज भी आपकी 22 साल थी? 22 साल की मेरी एज थी, बच्चा मेरी गोद में था, और मुझे तो छोड़ दिया उसने, कोई बात नहीं, मुझे डाइवोर्स दे देता, इतना ही गुस्सा था कि मैं अनपढ़ थी या मेरी शक्ल नहीं अच्छी थी, जो भी था वो यही कहता था, ना तुम खूबसूरत हो ना तुम पढ़ी लिखी हो। तो मैं फिर भी सह जाती, लेकिन मेरे साथ एक पूरी फैमिली बर्बाद हुई, मेरे 3 छोटे छोटे बहन भाई और मेरे अम्मी अब्बू। फिर मैंने कहा मैं अब क्या करूं, मैं बाहर निकली तो ये शादी के बाद, यानी कि शादी के बाद ये मेरी पहली जॉब थी कि जो मैंने एक स्कूल के अंदर सफाई की। मैं गई, मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी एक सफाई करने की जॉब है। तो एक स्कूल था वहाँ पे, फिर मैंने एज ए स्वीपर काम किया। जी, मैंने सफाई की, उसके मैं बड़ा खुश कि मुझे वहाँ से 1500 रुपये मिलने शुरू हो गए। तो मैं रास्ते में आ रही थी, रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आया, तबीयत नहीं कुछ ठीक थी, मैंने कहा यहाँ से मेडिसन लेते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे ये मेडिसन चाहिए। मैंने वहाँ पे पूछा कोई यहाँ पे जॉब है, तो उन्होंने कहा जी सफाई की है, स्वीपर की यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने कहा मुझे पहले भी एक है स्वीपर की, यानी कि मैं कर रही हूँ तो ऑलरेडी, तो अगर मुझे एक और काम मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। जी जी, मैंने वहाँ पे भी काम शुरू कर दिया। वो लोग अच्छे थे, तो इस तरह करते कर वो मुझे छोड़ के गए थे 2008 में, यानी कि शादी के 2 साल और 3 माह बाद। मेरा बेटा 1 साल और 3 माह का था। बेटे को देखा था आया उन्होंने? 1 साल रहे हैं ना, 1 साल 3 माह का था। छोड़ते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा है वो कहाँ जाएगा, या आपसे बातों बातों में कभी ये कहा हो कि बच्चा मैं लेना चाहता हूँ या मेरी औलाद है? कभी ऐसी मैडम उसने कोई बात की नहीं है। जब वो छोड़ के गया तो मेरा बेटा 3 माह बहुत बीमार रहा था, वो इसलिए कि वो उसके साथ बड़ा अटैच था, वो उसको बाहर ले जाता था इस तरह ये वो। फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूँ क्या, लेकिन जब मुझे स्कूल में सफाई की जॉब मिल गई, 3 दिन मेडिकल स्टोर पे भी काम करना शुरू कर दिया, सफाई का ही, और उधर भी। और 3 दिन हमने पार्क में गुजारे थे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हमें डर था कि जो लोग जिनसे वो पैसा ले गए वो हमारा सारा सामान भी ले गए थे उठा के। तो घर को उन्होंने, किराएदार थे, उन्होंने हमें मालूम का उन्होंने निकाल दिया। तो ये डर था कि अब हम जाएँ कहाँ। फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने पार्क से उठाया, हमें राशन डाल के दिया, वो बड़ा तकलीफ दे अमल था, और हमें घर के अंदर लेके गए। और आप बिलीव करें कि वो जो सर्दियों की 3 रातें हमने पार्क में गुजारी थी ना, वो बस मेरा रब भी एक जानता है ऊपर बैठा। तो जब वहाँ पे चले गए, फिर हमने घर रेंट पे ले लिया। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने अपने अम्मी अब्बू को हौसला दिया। उस टाइम मुझे सहारे की और हौसले की ज़रूरत थी। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को हौसला दे रही थी? जी, मैंने कहा आप लोग फ़िक्र नहीं करें, इंशाल्लाह आप लोगों का घर गया ना, मैं आप लोगों को घर बना दूँगी, लेकिन मैंने अब दोबारा ज़िंदगी में शादी नहीं करनी। मुझे मर्दों से इतनी नफ़रत हो गई थी कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, कि मैंने शादी मेरी हुई है तो मैंने एक बंदे के हाथ में अपना हाथ दिया, वो आपका मुहाफिज होता है, चला गया, और वो मुझे सड़क पे छोड़ के चला गया। उसमें पढ़ने का ख्याल कैसे आया? एक तरफ आप स्कूल में काम कर रही थी, मेडिकल स्टोर पे भी सफाई का काम कर रही थी, तो पढ़ाई का ख्याल कैसे जागा? गोद में मासूम बच्चा है, आप किसी के घर पे रह रही हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हालात आपके बिल्कुल आपके मुतरादिफ हैं, और आप कैसे, आपको ये ख्याल आया? मैं जिस मेडिकल स्टोर पे सफाई करती थी ना, वहाँ पे बच्चे आए, तो उन्होंने कहा हमने मैट्रिक कर लिया। एक शोर, मैंने कहा मैट्रिक क्या होता है, मैंने भी करना है। तो मुझे कहते हैं बाजी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्या पढ़ना पड़ेगा? कहते हैं आप ना बुक्स लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो फिर मैंने बुक्स के लिए बड़ी एप्लीकेशन लिखी, सब लोगों को कहा कि मुझे बुक्स दिला दे कोई प्लीज़, मैंने पढ़ना है। किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखी, जो भी लोग थे,
किसी ने, फिर मैंने किसी से कोई बुक ली, किसी से कोई बुक, कुछ मेरे पास बुक्स नहीं थी। तो आप बिलीव करें कि मैंने जब ये डिफरेंट एकेडमी के अंदर गई कि प्लीज़ मैंने पढ़ना है, चूँकि मैं बड़ी थी, मैं 22 साल की थी, लोग 15-16 साल की एज में मैट्रिक करते हैं, तो मुझे किसी ने एडमिशन नहीं दिया। सब ने यही कहा कि अगर आप हमारी एकेडमी में आई ना तो हमारी एकेडमी का इमेज ख़राब हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगी। गो के वो तालीमी इदारे हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम देना होता है, और वो दीन जिसमें ये कह दिया जाता है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, वहाँ उस दीन के मानने वाले लोग, उस अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग आपको ये कहकर अपने इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद कर रहे थे कि अगर आप हमारे तालीमी इदारे में आ जाएंगी तो इमेज भी ख़राब हो सकता है, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। इंग्लिश मुझे आ गई थी, वो मेडिसन के नाम पढ़ पढ़ के, क्योंकि मैं सफाई करके फिर उनसे पूछती थी इस मेडिसन का क्या नाम है, तो वो मेरे माइंड में फीड हो गए थे नाम। और उर्दू भी आ गई थी मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा तख्ती लिखें आप, अलिफ बे पे 1 2 3 ABC। मैंने प्रैक्टिस कर ली, मुझे यानी कि इतना हुआ कि मैंने अपना मैट्रिक करके छोड़ना, क्योंकि मैट्रिक करने के लिए ना लोगों ने मुझे बड़े ख्वाब दिखाए कि अगर आपने मैट्रिक ही किया होता तो हम आपको ये कर देते, हम आपको ये जॉब देते। तो मेरे लिए मैट्रिक एक ना चैलेंज बन गया था, चैलेंज बन गया कि अगर मैं मैट्रिक कर दूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने ना अपने बच्चे को उठाया और एक पार्क में चले गई, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते थे। वो कहते थे पढ़ के तुमने कौन सा जज लग जाना है। सारे लोग ये मुझे सारे डीमोटिवेट करते थे। मैं एक पार्क में गई, वहाँ पे अपने बेटे को मैं आगे चीज़ें रख देती थी, वो खेलता रहता था और मैं पढ़ती थी सारा दिन। पढ़ती क्या थी, मैं बुक्स देख देख ना लिखती थी, सारा दिन ही पढ़ती थी। शाम को मैं घर आती थी, वहाँ पे जॉब करके ना 2 बजे मैंने वहाँ चले जाना, शाम को वहाँ से घर आना। तो मेरे पास 2-3 तो बुक्स थी नहीं। आप बिलीव करें कि सुबह मेरा पेपर था और मैं एक ना बुक सेंटर पे गई। आज वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा फ़लाँ बुक देना, तो उन्होंने दी। तो मैंने फटाफट वहाँ पे खड़े होकर 1 घंटा लगाया, सारी बुक देख ली, हाँ ये है। तो मैंने कहा ये मुझे नहीं पसंद, रख लो। बेसिकली आप उस 1 घंटे में अपने उस पेपर की तैयारी कर रही थी। कहते हैं बाजी बुक्स भी पसंद होती हैं। मैंने कहा हाँ ये अच्छी नहीं है। तो मैंने वहाँ पे ना वो कर ली सारा। मैंने पेपर आगे मैंने एक एकेडमी वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा हम आपका एडमिशन भेज देते हैं। उन्होंने मेरा एडमिशन भेजा, मैं उनको आज भी सैल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने उस वक्त मेरा एडमिशन तो भेजा था। पेपर आ गए, मैंने पेपर दिए। आप बिलीव करें, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने एक 500 रुपये का नोट जमा किया था और अपने बेटे को तैयार श्यार किया कि अगर हम पास हो गए ना तो ये 500 का नोट आए खर्च करेंगे और सब लोगों को कहेंगे हमने मैट्रिक कर लिया, अब हमें जॉब दें। तो वो रिज़ल्ट आ गया। मैंने जब ना कैंप लगते थे, मैंने कैंप पे जाके पूछा कि ये देखिएगा ज़रा, मुझे आज भी अपना रोल नंबर याद है, 164140 1614140। तो उसने कहा हाँ जी आपका नाम उज़मा गिलानी। मैंने कहा जी। कहते हैं आपके 662 मार्क्स हैं। मैंने कहा भाई ज़रा ध्यान से देखना, ये ज़रा दूसरी किस्म का रिजल्ट है। कहते हैं नहीं आप पास होगी। फिर मैंने एक और कैंप से पूछा, मैं बड़ा मतलब आप हर जगह से तस्दीक करती हुई जी। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे वापस आई, मैंने उन डॉक्टर साहब को आके बताया, उन्होंने बोर्ड ऑफिस फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी इसके इतने मार्क्स हैं और ये पास है। मैंने कहा है वाकई में पास होगी। फिर मैंने लोगों को कहा कि मैंने मैट्रिक कर लिया, प्लीज़ मुझे कोई जॉब दें। लेकिन जॉब कहाँ थी, वो तो ऐसे लोगों ने शायद मुझे मोटिवेट करने के लिए कहा था कि ये पढ़े जो भी। आप बिलीव करें कि मेडिकल स्टोर पे मुझे काम करते करते जब 1.5 साल का अरसा गुजर गया था और मुझे इतने अच्छे मेडिसिन के नाम आ गए, सब मुझे फिर मैंने कहा मैंने पढ़ना है। फिर मैंने प्राइवेट इंटर किया। आपने फिर अपने आप हिम्मत नहीं आ रही? फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर मैंने कहा कोई घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उस्मा ने मैट्रिक की? मेरे ना एक छोटे भाई ने मेरे साथ मैट्रिक किया था, एक छोटी बहन ने, वो रेगुलर पढ़ते आ रहे थे, मैंने उनके साथ ही किया था। तो वो बड़ा फिर ना मैंने कहा मैंने भी मैट्रिक कर लिया, लेकिन वो बस खुश हुए, चुप थे। लड़ाई यही होती थी डेली कि आप शादी करें, दूसरी शादी। रोज़ एक ही बात पे लड़ना पड़ता था, मुझे घर से निकलना भी पड़ता था। कई दिन मेरे सड़कों पे भी गुजरे बच्चे के साथ। मैं कहती थी नहीं शादी मैंने करनी, लेकिन फिर आपको पता सोसाइटी है क्या करे। अच्छा उस्मा, वो क्या कहानी थी जब उस्मा एक फैक्ट्री में काम करने जाती हैं, गारमेंट्स की फैक्ट्री में जी, 6 रुपये आपको जो है वो मिला करते थे वहाँ से, और 10 रुपये आपके वालिद जो हैं वो लगा के आपको लेने के लिए आते थे। उस्मा वो क्या टाइम था? वो ये था कि जब हम नए लाहौर आए थे ना, हमने एक कमरे के यानी कि एक कमरा लिया रेंट पे, वहाँ पे रहना स्टार्ट हो गया। मेरे अब्बू को किसी ने ना फैक्ट्री में लगवा दिया, तो मुझे भी ना साथ, वहाँ गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, वहाँ पे ना धागे काटने का काम था, क्लिपिंग उसको कहते हैं। वो छोटा सा क्लिपर था, उससे क्लिपिंग। मेरी उंगलियों पे आज भी निशान है, ये मेरी उंगलियाँ वहीं पे कटी थी। तो मुझे वो नहीं काटने आते थे, मैं कैसे काटूँ, मुझे आते नहीं, मैंने अपनी उंगलियाँ भी काट ली। तो मुझे ना वहाँ पे मैंने ना सुबह 8 बजे गई, शाम को मैंने 6 रुपये कमाए, और मुझे घर का नहीं पता था किधर है। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों मुझे लेने आए
तो वो ठेकेदार ने मुझे कहा कि आपने 6 रुपये कमाए और आपके अम्मी अब्बू का 10 रुपये किराया लगा है, जब 2 रुपये वैन का किराया था। उन्होंने कहा कि 4 रुपये इनके आने के और 4 जाने के 8 और 2 आपके 10, 4 मेरे 10 रुपये हो गए, तो ये नुकसान हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने अपने अब्बू से कहा कि हम ना जब रहते थे कोट लाखपात, तो वो फैक्ट्री थी हमदर्द चौक, कोट लाखपात जेल के पास। मैंने कहा हम ऐसे करेंगे कि वहाँ पे कोई शॉर्ट पैदल रास्ता आता होगा। आप बिलीव करें, हम सुबह 6 बजे निकलते थे पैदल और 8 बजे पहुँचते थे। 2 घंटे हम पैदल चलते थे। शॉर्टकट रास्ते ढूंढने के चक्करों में 2 घंटा पैदल चलती थी जी, और अपने पैसे बचाती थी। वो 10 रुपये, वो 10 रुपये बचा के, और जो सैलरी मिलती थी वो बचा के हमने एक कमेटी डाली। और मैंने इतनी मेहनत की उस फैक्ट्री के अंदर कि मुझे स्टिकरिंग, बंडलिंग, क्वालिटी सब कुछ मुझे आ गया। मैं वहाँ पे इंचार्ज बन गई और पहली जो सैलरी मुझे मिली थी वो 1000 रुपये थी। और 1000 का नोट मैंने 1999 में देखा था ज़िंदगी में पहली बार जी। तो मैंने कहा ये 1000 रुपये का नोट होता है, तो मैंने देखा उसको बड़ी हसरत भरी निगाहों से। और वो पैसे हमने जमा करके फिर हमने अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया था, जो मेरे शोहर ने बेच दिया और हमें रोड पे ले आया। अच्छा उज़्मा, बच्चा आपके पास था जी, ठीक है, और आप पढ़ भी रही थी जी। एक माँ हमेशा से कोशिश करती है कि उसके बच्चे को ज़िंदगी की हर वो चीज़ मिले जो बाकी दीगर बच्चों के पास होती है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वालिद तो छोड़ के उसको जा चुका हुआ था। तो एक माँ बनना और माँ के साथ बाप का किरदार अदा करना जी आपके लिए कैसा रहा? मेरे पास इतने मैडम पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज़, कोई टॉय उसको लेके दे सकूं, या मैंने उसका बचपन भी शायद उससे छीन लिया। आप बिलीव करें कि मैं जो पैसे मुझे मिलते थे ना, वो हमारे घर का बमुश्किल से रेंट हम पूरा करते थे। मेरा एक छोटा भाई था, वो जॉब करता था, बाकी 2 बहन भाई पढ़ते थे, और मेरे अब्बू एक मंडी में सब्ज़ी का काम करते थे, मेरी अम्मी घर में रज़ाइयाँ वगैरह सिलाई करती थी। तो मैंने अपने बच्चे का बचपन इसलिए छीन लिया कि मेरे पास पैसे नहीं। और कई दफ़ा मैं उसको देख के रो पड़ती थी। जब मैं उसके साथ बाज़ार कहीं जाती थी ना, तो वो हाथ करता था वो चीज़ लेनी, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस वक़्त। मैं आपको क्या बताऊँ कि बाज़ दफ़ा मेरा कई दफ़ा दिल किया कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूँ कि मैं इतने पैसे हों कि मैं अपने बेटे को कुछ लेके दे सकूँ। मेरे पास सिर्फ एक 5 रुपये की सिलंटी के अलावा पैसे नहीं होते थे, और वो 5 रुपये की सिलंटी के साथ वो सारा दिन खेलता था। उज़्मा, आप माशाल्लाह से इतनी बाहिम्मत औरत हैं, आपने कैसे अपने वालिद के साथ मेहनत की, अपना घर बनाया जी। वो लड़की जिसे 1000 रुपये की नोट को देख के खुशी हो जाती है, जो 10 रुपये बचाने की खातिर 2 घंटे चलती है जी, 4 घंटे, 2 सुबह 2 शाम को, और उसके बाद फिर वो लड़की जब किसी स्कूल में जाती है तो वहाँ पे उसे मैट्रिक होने की जब बात की जाती है तो फिर वो मैट्रिक कर लेती है। जी। खुदकुशी क्यों करने का सोचा? आखिर बेटे के पास तो सहारा माँ का था, बाप तो छोड़ के जा चुका था, और ये भी जानती थी कि दुनिया कितनी सख्त और जालिम है। वो ये हुआ कि जब मैंने इंटर कर लिया और फिर मैंने इंटर के साथ जॉब भी बड़ी अच्छी की, फिर मैंने बीकॉम कर लिया। बीकॉम पार्ट 2 में थी तो मेरा सेकंड निकाह हुआ, और जिस शख्स के साथ हुआ वो मेरे से 8 साल छोटे हैं और अनमैरिड। उज़्मा शादी के लिए कैसे राज़ी होगी? उज़्मा तो शादी से डरती थी, शादी नहीं करना चाहती थी। आप बिलीव करें कि मुझे मेरे अब्बू भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे मर्दों से इतनी सख्त नफ़रत हो गई थी कि मैं मर्द मेरे पास से गुजरते थे तो मुझे घिन आती थी। मेरा दिल करता था कि मेरे बस में हो तो मैं इनको मार डालूं। लेकिन फिर सोसाइटी, रिलेटिव, सब कुछ, बाकी जो मेरे 3 बहन भाई थे ना, उनका फ्यूचर मेरी वजह से ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं घर में थी तो वो कह रहे थे नहीं आप शादी करें प्लीज़। तो फिर मुझे सेकंड जो था ना मेरा निकाह, उसके लिए मानना पड़ा। फिर मेरी दोबारा शादी हुई। जिस शख्स के साथ हुई वो बहुत ही मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको पहले दिन कहा कि मैंने पढ़ना है। जब मेरा बेटा 7 साल का हो गया था, 7 साल बाद दोबारा मेरा निकाह हुआ, तो बीकॉम पार्ट 2 में थी मैं। बेटे को एक्सेप्ट कर लिया था? जी, उन्होंने कर लिया। मैंने उनसे कहा मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। आया उनकी फैमिली ने कोई एलिगेशन नहीं लगाया कि अमूमन हमारे माशरे में ये रवाज है कि मर्द की उम्र चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन उसे लड़की हमेशा छोटी चाहिए होती है? जी। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई छोटी उम्र का बंदा किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी करे, और ऊपर से फिर आपके पास एक बच्चा भी था। तो आपके ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे जो ससुर हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो मेरे अब्बू के दोस्त भी थे। तो इस चक्कर में ये मेरी शादी हो गई। लेकिन मेरी सास ने कहा भी बाद में कि नहीं ये वो, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे लिए बड़ी लकी है, इसने हमारे बेटे को संभाला है। दोबारा मेरा निकाह हो गया। बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया, मेरे बेटे को भी। लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग मेरा बेटा मेरे साथ 7 साल की उम्र में उसकी सोच 20 साल की हो चुकी थी।
यानी कि मैंने उसको सोसाइटी का रियल जो तजर्बा फेस इंसान को बहुत जल्दी बड़ा बना देता है। बहुत जल्दी बड़ा बनाया था। मैंने उसको बता दिया था कि इस दुनिया बड़ी ज़ालिम है, आगे खाई है और पीछे आग है, बीच में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है एजुकेशन। अगर इसके ऊपर हम चलेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जब मेरी शादी होगी दोबारा तो मैंने उनसे कहा मैंने पढ़ना है, उन्होंने कहा ठीक है। उनसे अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी माशाल्लाह जी। मेरी बेटी फिर 6 माह की हुई, फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। माशाल्लाह। तो मैं MBA कर रही थी, तो ड्यूरिंग MBA मुझे रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया। आई एम ए पेशेंट ऑफ रिमाटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, इतनी पेन आप बिलीव करें कि मैं पानी पीने लगी एक दिन तो मेरे हाथ से ना ग्लास गिर गया और मैं खड़ी हुई तो मैं गिर गई। तो मेरे बेटे ने मुझे फटाफट पकड़ा और उसने मुझे नहलाया पूरा महीना, मेरे से पानी भी नहीं, इतनी पेन। फिर मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा नहीं, अब आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने ना अपने आप को ख़त्म कर देना। एक लम्हा मेरी ज़िंदगी में आ गया ऐसा, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी मुसीबतें देख के मैंने कहा नहीं, मुझे अपने आप को ख़त्म करना। मैंने सारी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल की है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आया एट द एंड, यानी कि मैं इतना बीमार हो गया, मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो गई, डिपेंड करना शुरू कर दिया। वही मेरा बच्चा जिसने इतनी मुसीबतें देखी, वो बेचारा जो है वही मुझे अब संभालेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने ना स्विच बोर्ड को ना हाथ लगा दिया, तो उसने फटाफट मुझे पकड़ लिया। स्कूल से अभी आया ही था, चीखें मारनी शुरू हो गया, साथ वाले भी आ गए, पकड़ लिया। उस्मा तुम पागल हो गई, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने तो इतनी ज़िंदगी में मुसीबतें देखी, अब क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करते, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको शिफाए कामना देंगे। बिल्कुल। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मामा मैं आपको ना यूट्यूब पे चैनल बना के देता हूँ। मैंने कहा वो क्या होगा, कह रहे हैं उसके ऊपर आप बताएं लोगों को कि मेरी ये स्टोरी है, हो सकता है इससे कोई इंस्पायर हो। माशाल्लाह, इतना समझदार बच्चा जी कि और सबसे खूबसूरत बात ये कि उसने अपना हीरो अपनी माँ को समझा जी, और उसने कहा कि मेरी माँ की कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि मेरी माँ कितनी बाहिम्मत है। जी। वो इसलिए कि वो 1 साल का था जब से वो मेरे साथ है। उसको बाप भी मेरे रूप में मिला, माँ भी, एक फ्रेंड भी, बहन भाई, सब कुछ उसका मैं ही थी। उसने मुझे देखा तो उसने कहा मामा आपकी स्टोरी जो है ये लोगों को पता चलनी चाहिए, यहाँ से इनकम आती है। तो वो जो इनकम आई ना कभी यूट्यूब से, उसका 70% वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम खर्च करेंगे। हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे और आप तंदुरुस्त हो जाए। अगर आप करती तो शायद मुझे समझ में आता कि एक खातून जिसने खुद इतनी स्ट्रगल की है और माशरे के हर उस चेहरे को देखा है और हर उस चेहरे को बदलते हुए भी देखा है कि जो लोगों के सामने बहुत अच्छे मालूम होते हैं। ये बात एक बच्चा कर रहा है कि जिसने अभी इस सोसाइटी को उतने करीब से नहीं देखा और वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे बात कर रहा है। जी। उसने कहा मामा इससे इनकम आएगी, वो हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर खर्च करेंगे, कोई आपके लिए दुआ करेगा तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे बच्चे तुमने ये कहाँ से सीखा। तो एक लम्हे के लिए मैं रो पड़ी, मैं बड़ा रोई उस दिन। तो उसने मुझे कहा नहीं आप ना, हमारे पास एक टूटा सा मोबाइल था, उसने कहा मामा इसके ऊपर ना आपने ना वीडियो बनानी है, आपने बताना है कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है। तो मैं बोलती थी, वो वीडियो बनाता था, वो हम डालना शुरू हो गए। उससे फिर वो एक कमेंट क्लिक हुआ, फिर पूरी दुनिया को मेरी स्टोरी पता चली कि ये तो उज़्मा वही है। फिर सब लोग, वो बुक सेंटर वाले, कि प्लीज़ आप उस टाइम हमें बताती हैं आपके पास बुक्स नहीं थी। मैंने कहा उस टाइम आप लोगों ने मुझे बुक्स नहीं देनी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पे कोई बिलीव करता ही नहीं था। बड़ी मैंने मिन्नतें की, फिर सब लोगों ने कहा नहीं एक दफ़ा तो आप कहती हैं, सारे कहते हैं कि आप एक दफ़ा बताती हैं कि आपने पढ़ना था। क्योंकि उज़्मा वायरल हो गई थी, क्योंकि उज़्मा की कहानी लोगों ने सुनने के बाद ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि हम तो वो लोग हैं जो शायद अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना पसंद ही नहीं करते और लोगों की मदद ही नहीं करना चाहते। उज़्मा फाउंडेशन आप चला रही हैं और सुनने में ये भी आया कि आपने अपने घर का एक पोर्शन बेसहारा लड़कियों के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो मैं एक दिन ना सड़क के ऊपर जा रही थी, तो मेरे पास 4 रुपये थे, वैन का किराया था 5 रुपये। मैंने कहा या अल्लाह अगर मैं वैन में बैठती हूँ तो मैं 4 रुपये दूँगी तो वो मेरी बेइज्जती कर दे या मुझे आगे से कुछ कह दे तो मैं क्या करूँगी। तो अगर आज मेरी इज़्ज़त बचा लेना, मुझे 1 रुपया दे दे बस। अगर मुझे 1 रुपया दे दे तो ज़िंदगी में कभी अगर मैं किसी काबिल हुई ना तो मैं 1 रुपया जो है ना इसका एहसान इंशाल्लाह ज़रूर उतारूँगी, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, मेरी इज़्ज़त आज रख ले। इतना ही मैंने कहा है तो मैं आगे चली तो सामने 1 रुपया पड़ा हुआ था। उज़्मा आपने मांगा भी क्या? तो 1 रुपया। मैंने वो 1 रुपया उठाया, अपने हाथ पे रखा और मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा रब वाकई है। मैंने 1 रुपया मांगा कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है, सिर्फ मुझे 1 रुपया चाहिए। मैंने अपने हाथ पे रखा, 5 रुपये हो गए, मैंने वैन वाले को दिए, मैं घर चली गई। बच्चा मैंने अपना उठाया हुआ था।
जब मेरी स्टोरी वायरल हुई, सब कुछ हुआ, तो मेरे पास अपना 2 मरले का घर है। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं बीमार हूँ, अगर आज मैं मर जाऊँ तो पता नहीं आगे मेरी बख्शिश का कोई सबब बनती, क्योंकि सारी ज़िंदगी मुझे टाइम ही नहीं मिला अल्लाह से मिलने का। मुसीबतों के पहाड़ इतने टूटे हैं, सुबह मुझे 24 घंटों का पता ही नहीं चलता। मैं कहती थी, या अल्लाह ये दिन 48 घंटे का हो जाए। तो मैंने कहा हम ऐसे करते हैं, जो ऊपर वाले 2 कमरे हैं ना वो रेंट पे हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि उसको हम ना किसी को ना ऐसे ना 2-3 मशीनें लेके ना औरतों को जो पता नहीं बेसहारा है, गलत काम कर रही है, उनको लेके आते हैं, उनसे कहते हैं वो सिलाई सीखें। कहते हैं मम्मा कौन सिखाएगा। एक ना मेरे मोहल्ले में एक औरत आ गई, कहती मैंने ना सिलाई सीखी हुई है, मुझे कहीं जॉब पे लगवा दो। मैंने कहा मेरे घर में जॉब कर ले। आप बिलीव करें, मैंने वो 2 कमरे खाली करवाए तो उसके अंदर मशीनें लगा दी। आज बिलीव करें मेरे घर में 20 से 25 औरतें आती हैं सिलाई सीखने, और मुझे इतना पता ही नहीं चला कि किसी ने मुझे पंखे भेज दिए, किसी ने मशीनें भेज दी, किसी ने टेबल भेज दिए, किसी ने कुर्सियाँ। तो मैं बड़ा एक दिन बैठ के रोई। मैंने देखा, मैंने कहा एक लम्हा आया था जब मैं पार्क में बैठ के पढ़ती थी ना, तो मेरे पास से हज़ारों गाड़ियाँ, बाइक्स, रिक्शे गुजर गए, आज तक किसी ने खड़े होकर पूछा ही नहीं तुम इधर क्यों बैठी हुई इतनी धूप के अंदर। आप बिलीव करें उस पार्क के अंदर चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ थी, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपने पानी पीना, इतनी गर्मी। तो मैं बड़ी दुनिया मेरे पास से गुजरी। कभी मुझसे किसी ने पूछा तो मेरे पास फ़ीस नहीं होती थी। मैट्रिक, इंटर, बीकॉम ये तीनों मैंने पार्क में बैठ के किए, और इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा। और जब भी किसी ने पूछा ना, आज इस लम्हे तक जब भी किसी ने पूछा, मैंने यही कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। जब भी किसी ने पूछा, मैंने कभी शिकवा गिला नहीं किसी से किया। उज़्मा, आपकी ये बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए समेत मेरे लिए, हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे जब घर से बाहर निकलते हैं, न जाने ऐसे कितने लोगों को कहीं ना कहीं बैठे हुए देखते हैं, और उनको हम अपनी नज़रों से जानबूझ के ओझल करके चले जाते हैं, और उनसे पूछने की भी कोशिश नहीं करते कि आया वो बंदा या वो औरत वहाँ पे क्यों बैठी है। जी, अगर मैं मांगती सड़कों पे बैठ के तो चले लोग मुझे गालियाँ निकालते, कुछ करते भी, लेकिन मैंने बुक्स आगे रखी हुई है, बच्चा पास है। आप बिलीव करें मेरी स्टोरी वायरल होने के बाद मुझे इतनी कॉल्स आई, आप वही थी जो फलां पार्क में बैठ के पढ़ती होती थी, वही उज़्मा तो नहीं है, आप वही औरत है जिसके पास एक बच्चा होता था। मैंने कहा जी मैं वही हूँ जिसको उस टाइम तुम लोगों ने नहीं पूछा था। फिर मेरी सेकंड मैरिज हुई, वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। जितनी देर मुझे आपके पास हुई इतनी देर में वो घर आए। मेरी MBA की पहली क्लास थी, उनको पैरालाइज हेमरेज हो गया। तो मेरी ज़िंदगी वहीं 10 साल पीछे आके खड़ी हो गई जहाँ 10 साल पहले थी। अब मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है वो लम्हा। तो वो कोमे में चले गए, उनका हेमरेज हो गया, पैरालाइज हो गया। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचेंगे। जब मेरी MBA की फ़र्स्ट क्लास थी और यूनिवर्सिटी मेरे घर से 2 घंटे के फासले में थी, आधा घंटा मैं पैदल चलती थी और 1.5 घंटा मैं वैन में सफ़र करती थी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी। वापस आके मैं अपनी 6 माह की बच्ची को फीड कराती थी और चली जाती थी मेडिकल स्टोर पे। वही मेडिकल स्टोर जो 500 रुपये से बनाया था, आपने पूछा था शुरू में, 500 रुपये से वही मैंने मेडिकल स्टोर बनाया था जहाँ एक वक्त में मैं सफाई किया करती थी। वो शॉप फिर खाली हो गई, तो वो जो उसका मालिक था उसने कहा आप इधर मेडिसिन डाल लें। तो एक 500 रुपये का हम डिब्बा लेके आए थे मेडिसिन का, उससे हमने स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने आप को सुबह 8 से रात 1:30 बजे तक चलाया मशीन की तरह, और 1:30 बजे मैं वापस आती। हस्बैंड मेरे फिर 21 दिन के बाद कोमे से वापस आ गए। फिर वो 1.5 साल बेड के ऊपर रहे। उनका वॉशरूम वगैरह मैंने खुद अपने हाथों से साफ़ किया। मैंने उनसे यही कहा आप ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। 1.5 साल बाद वो दोबारा मेडिकल स्टोर पे जाना शुरू हो गए। मुझे ड्यूरिंग MBA बहुत अच्छी जॉब मिली एक गारमेंट्स की कंपनी में एज ए असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की। तो अभी मुझे 2 माह ही हुए थे, तो मैं अल्लाह ने कहा कि अभी एक आजमाइश और है। तो फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट दोबारा हुआ, उनकी टांग टूट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटी सी ऐसे टांग टूटी है, इससे बड़े बड़े मैंने सारे फेस कर लिए। फिर मैंने सुबह 8 से रात 1 बजे तक मेडिकल स्टोर चलाया, और उस मार्केट में मुझे आए लोग डॉक्टर कहते हैं और कहते हैं उज़्मा यार तुम्हें, आप बिलीव करें कि मैंने इतनी मुसीबतें देखी हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। हमेशा मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे मैंने काम किया, मैंने 48 घंटे काम किया, और 3.5 साल जब मेरी डिग्री थी MBA की, मैं 1.5 से 2 घंटे डेली सोई हूँ।
ये 15 मिनट में या आधे घंटे में स्टोरी को एक्सप्लेन करना, इसमें मेरी ज़िंदगी के 18 साल जो हैं वो वक्फ हुए वो वक्फ हुए। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। जी उज़्मा, आज की औरत को क्या पैगाम देंगी, इसके साथ साथ आज के मर्द को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि हमारी सोसाइटी में माज़रत के साथ हमारे घरों में हमारी माएँ अपने बेटों की तरबियत पे ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बात डाल दी जाती है कि वो मर्द हैं, वो किसी की बेटी से शादी करके उसको छोड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो ख़ुद एक औरत होने के नाते अपने बेटे की परवरिश इस तरह से कर रही हैं और उसको इस तरह से बेहिस इंसान बना रही हैं कि उसे किसी की बेटी के साथ की जाने वाली ज़्यादती भी नज़र नहीं आती? और औरत को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बोलना चाहती हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। उन माओं को मेरा यही पैगाम है कि अपने बेटों की तरबियत जो है ना वो बेटियों की तरह ही करें, ठीक है? बेटियों की तरह उनको ट्रीट करें। जब आप किसी की बेटी को शादी करके लेके आते हैं ना, जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन ये रख रहे होते हैं कि मेरी बच्ची जब कहीं जाएगी तो वहाँ पे वो खुश रहे, ऐसे जब आप किसी की बेटी को लेके आते हैं तो ये भी देखा करें वो भी किसी की बच्ची है। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा था ना, तो आप बिलीव करें कि मेरा एक बच्चा था, मुझे पहले दिन से ये ताने सुनने पड़े कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपको बोलना नहीं आता, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये वो। तो उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने वो सह लिया, लेकिन जो उसने मेरे माँ बाप का घर तोड़ा उसकी वजह से मैं कभी नहीं भूल सकती ज़िंदगी में। लोग मुझे कहते हैं कि आप भूल जाएं, बुरा सपना समझ गए, बुरा ख्वाब समझे, लेकिन बुरा ख्वाब ऐसे नहीं होता। सबसे बड़ी हकीकत मेरा बेटा मेरे सामने। उन औरतों को मैं ये पैगाम दूंगी कि जब आप शादी करके कहीं जाती है ना, पहले तो मैं पेरेंट्स ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। इस यानी कि अल्लाह ना करे, शादी एक जुआ है जो हम खेलते हैं। हम एक ब्रांड की गारंटी दे सकते हैं लेकिन बेटी के नसीब की गारंटी नहीं हम दे सकते। तो अपनी बेटियों को यानी कि पहले तो वो पढ़ाएं, कोई स्किल सिखाएं, ना कि मेरी तरह जब अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजिडी हो तो फिर उनको ज़िंदगी के 9 साल पढ़ने में लगे, ठीक है? मैंने ज़िंदगी के मैट्रिक से लेकर एमफिल तक मैंने किया है और मैंने 9 साल पढ़ा और बड़ी मुसीबतें देखी। अगर उनको कोई स्किल आती होगी या उनको वो पढ़ी लिखी होगी ना, अल्लाह ना करे उनकी लाइफ में कोई ट्रेजिडी होगी तो फ़ौरन अपने फैमिली को अकोमोडेट कर लेती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो फिर वो या तो लोगों के बर्तन धोएंगी, इस जो सोसाइटी का बुरा एक चेहरा उसको देखेंगी, बंदे बंदे के उसको मुंह लगना पड़ेगा। यही मैं कहूँगी। और औरतों के लिए यही मैसेज है कि वो हिम्मत ना हारें। औरत अगर एक मर्द को पैदा कर सकती है ना, तो फिर उस मर्द के मुकाबले में उसके बराबर बल्कि उससे ऊपर वो खड़ी भी हो सकती है। मेरे साथ किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, वालिदैन की नहीं थी, सोसाइटी की नहीं थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। कई दिन मुझे पैदल चलना पड़ा, मेरे पाँव में छाले बन गए, मेरे पाँव से खून निकलाता था, कई दिन मुझे भूखे गुजारना पड़ा। एक सूट में मैंने कई साल गुजारे और भूख की वजह से मेरा यानी कि मेरे बेटे ने मेरा फीड करना छोड़ दिया था। मुझे उस वक़्त दूध आना बंद हो गया था। मेरे अंदर भूख थी और टेंशन थी, उस भूख की वजह से शायद मैं बीमार हुई। तो प्लीज़ खुदारा अपने आप को पहचानें और हिम्मत करें और अपने आप को यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, अपना मुकाम खुद बनाएं, मुआशरे के अंदर देखें, अपना स्टेटस देखें कि मेरा स्टेटस क्या है। पहले अपना जो है ना वे क्लियर करें कि आपने ट्रेन पे बैठना है, गाड़ी पे बैठना है, प्लेन पे बैठना है। पहले अपना रास्ता, यहाँ पे हमें यही नहीं पता चलता, हमें क्लियर ही नहीं होता, विजन ही क्लियर नहीं होता कि हमने लाइफ में करना क्या है। बहुत अपना विजन क्लियर रखें। उज़्मा, आपसे बात जो है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं करती ही रहूं क्योंकि आपकी स्टोरी जो है ना वो इतनी मोटिवेशनल है कि जिसे सुनने के बाद हर किसी के अंदर एक मोटिवेशन जो है वो फिर दोबारा से आना शुरू हो चुकी है। उज़्मा, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आइंदा आने वाले दिन बहुत आसान करें। आमीन। और उज़्मा जैसे जो लोग हैं ये सही मानों में हक़ रखते हैं इस सोसाइटी का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी के जो रियल हीरोज़ हैं वो ये लोग हैं, ना कि वो लोग कि जो किसी न किसी ड्रामे में या किसी न किसी स्टोरी में कोई एक लिखा हुआ किरदार और उसके जुमले अदा करके बन जाते हैं। जबकि असली कहानियाँ ये हैं, इनको हमने सामने लेकर आना है, इनसे सबक हासिल करना है, इनसे हमने मोटिवेट होना है। और इंतहाई खूबसूरती से जैसे उज़्मा ने ये बात कही है
कि जो औरत एक मर्द को पैदा कर सकती है वो उसके सामने आके उसके शाना बशाना खड़े होकर काम भी कर सकती है। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।